नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत कभी भी संजीदगी के लिए को बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन कॉमेडी शोज़ भी कम होते हैं। लेकिन आज कुछ लाहौर में हुआ है वो ख़ासा ही दिलचस्प था, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान PMLN की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, उनका ये कहना है कि नैब ने उनको बुलाया, कोई ख़ास केस नहीं था, लेकिन पत्थर मार के उनका सर फाड़ने की कोशिश जो है वो की गई है। ये उनका बयान जो है अखबारात में छपा है। दूसरी तरफ टेलीविज़न के तमाम कैमराज ये दिखा रहे हैं कि PMLN के वर्कर्स जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के साथ आए, उन्होंने प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स के अंदर पत्थर भरे हुए थे और उन्होंने वहाँ पे पथराव किया है। नैब ने मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को क्यों बुलाया? क्या उनके ख़िलाफ़ कोई बहुत क्रेडिबल केस है? दूसरी तरफ क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी ख्याल है कि शायद नैब ने मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को एक लीडरशिप पोजीशन देने की कोशिश की है। बहुत देर थी कि उनके पास कोई इशू नहीं था पोजीशन देने के लिए, उन्हें एक इशू प्रोवाइड किया गया है। हकीकत क्या है, इसको आज के इस प्रोग्राम में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका एक टुकड़ा सुनाता हूँ। पार्टी मेरे साथ बैठी है, मेरे सीनियर्स मेरे साथ बैठे हैं। पार्टी का एक ही बयानिया है, जो नवाज शरीफ का बयानिया है और जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है। अगर आज वोट को इज्जत मिल जाती तो पाकिस्तान के साथ ये सलूक ना होता, पाकिस्तान की दुनिया में जग हसाई ना होती। तो नवाज शरीफ का जो बयानिया था और है, उसको वक्त ने साबित किया है कि वो बिल्कुल ठीक था। नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह साहब, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, जितने लोग यहाँ नहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो, सब एक बात पे मुत्तफिक हैं, वो है नवाज शरीफ की लीडरशिप और वोट को इज्जत दो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद फयाजुल हसन चौहान साहब ने, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के, राजा बशारत साहब के साथ बैठ के उन्होंने एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका इल्ज़ाम ये था कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा हुकूमत पर नहीं, दर हकीकत शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप पे हमला कर रही हैं। बेगम सफदर रहमान साहिबा ने आज अपने चाचा शहबाज शरीफ साहब की और अपने कज़न हमजा शहबाज साहब की सियासत के ऊपर खुदकश हमला किया है। कल रात को 10 लाख रुपया जाती उम्रा रायबंड में तकसीम किया गया। 10 लाख रुपया पत्थर मारने वाले फी कारकुन को 25,000 रुपया दिया गया और जिसके जिम्मे लगाया गया कि वो बेगम सफदर रहमान साहिबा की गाड़ी पे शीशे पे पत्थर मारेगा, उसको 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम पहले से तकसीम किया गया। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की सियासत संजीदगी के लिए बहुत मशहूर नहीं है, लेकिन जो कुछ इस लाहौर में हुआ वो पाकिस्तान की सियासत से ज़्यादा थोड़ा सा दिलचस्प लग रहा है। हुआ क्या, क्यों हुआ, इससे किसको फ़ायदा हुआ, इसकी सियासत में क्या अहमियत है, इस पर बात करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे साथ एक डिस्टिंग्विश्ड पैनल है। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे लाहौर से इरशाद अहमद आरिफ साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उसके अलावा रोज़नामा 92 के एडिटर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे राजा आमिर अब्बास साहब, जो एक्स डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल है नैब के, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान के। उसके अलावा राजा साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट भी हैं, वहाँ वकालत करते हैं। और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे जनरल रिटायर्ड एजाज जवान साहब, जो डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट। इरशाद अहमद आरिफ साहब, आज दिन भर भी आपने इसका तज्जिया किया, मैं आपको सुनता रहा हूँ। आपको क्या समझ आ रही है, नैब के पास कोई स्ट्रॉन्ग क्रेडिबल केस है, या फिर दूसरी तरफ जैसे कुछ लोगों को शक है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को एक प्लेटफॉर्म या बहाना दिया गया है ताकि उनके पास कोई इशू हो जिस इशू के ऊपर वो बात कर सकें? क्या आपको समझ आती है? डॉक्टर साहब, ये तो मैं कहने से कासिर हूँ कि क्या नैब ने ये जानबूझकर ऐसा किया, मरियम नवाज़ साहिबा की लीडरशिप को चिपकाने का एक हरबा था, या वाक़तन वो केस जो है वो मजबूत केस है और उसमें इतनी जान है कि वो मरियम नवाज़ साहब को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। लेकिन ये हकीकत है कि आज का दिन नैब का था, जो मरियम नवाज़ साहब ने अपना दिन बना लिया और वो सारा दिन मीडिया पर छाई रहीं। और इसमें नैब का सर, नैब का कैसे था? नैब ने उनको बुलाया था, वो अगर वहाँ पे कैसे था? नैब का दिन था। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, नैब ने उनको बुलाया था, एक ऐसी खातून को जिसने कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। उनको बुलाया गया 200 एकड़ ज़मीन की अलाटमेंट के सिलसिले में, और उसके साथ जो बेकायदगियाँ बेज़ाब्तगियाँ हुई LDA की सतह पर
और महकमा माल की सतह पर, वो सारी चीज़ें जब सामने आ रही थी और आती और मरीम नवाज़ साहिबा कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाती, तो बहरहाल ये प्रोपेगेंडा होता कि देखें एक लीडर जो हैं साहबजादी हैं मियां नवाज शरीफ साहब की, वो नैब में एक ऐसे केस में पेश हुए हैं जिसमें उनके चचा और उनके वालिद जो हुक्मरान थे बेज़ाब्तगियाँ हुई और एक ऐसी खातून पर 200 एकड़ की अलाटमेंट का आया जो कहते हैं कि मेरी यहाँ कोई जायदाद ही नहीं है। तो इस लिहाज से वो नैब का दिन था। लेकिन जो प्लानिंग मरीम नवाज़ साहिबा ने की या मुस्लिम लीग नून ने की, वो कामयाब रही। वो दिन मरीम नवाज़ का बन गया, मुस्लिम लीग नून का बन गया। अब ये हुकूमत के लोग कहते रहे हैं कि जनाब वाला प्लानिंग हुई, 25,000 रुपया दिया गया, 1 लाख रुपया। सवाल ये है कि ये जो पुलिस होती है, ये जो इंतज़ामिया होती है, ये जो हुकूमत होती है सूबे की, ये जो खुफिया एजेंसियाँ होती हैं सूबे की, उनका काम क्या होता है? वो ये होता है कि वो मालूमात लें और मालूमात की रोशनी में ऐसी फूल प्रूफ स्ट्रेटजी बनाएं जिसके नतीजे में वो दिन जो है वो अपोजिशन हाईजैक ना कर सके, अपोजिशन अपनी मर्ज़ी का रंग उस दिन को ना दे सके, उस सरगर्मी को ना दे सके। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा को फ़ायदा हुआ, मुस्लिम लीग को फ़ायदा हुआ और हुकूमत की बदनामी हुई। ठीक मेरे साथ है ये वो कहते हैं इरफाद आरिफ साहब को, इरशाद अहमद आरिफ साहब को शक है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ। राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में। राजा आमिर साहब, आपको क्या लगता है कि नैब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को हरासा करना चाह रही है, उनको परेशानियों में इजाफा करना चाह रही है, या उनकी मदद करना चाह रही है, उनको प्लेटफॉर्म दे? देखिए, अगर हम नैब की थोड़ी सी पास्ट परफॉर्मेंस देख रहे हैं फॉर द पास्ट 2 और 3 ईयर्स, तो हमें नज़र यही आ रहा है कि अल्टीमेटली वो क्या कह रही है कि जी इस मुल्क से नारा तो दे रही है कि करप्शन के नासूर को ख़त्म करना है और हमने करप्शन को एरेडिकेट करना है। बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब हो क्या रहा है कि करप्शन के नाम पे या इसके एरेडिकेशन के नाम पे सिवाय चंद टॉप के पॉलिटिशियंस के, इसके अलावा नैब को वो कार्टेल्स, वो माफियाज़, वो IPPs, वो इस मुल्क में दूसरे लैंड के जो इतने बड़े ग्रैबर्स हैं जिन्होंने असल में इस मुल्क को लूट के अरबों खरबों की जायदादें बना ली हैं, वो नज़र नहीं आते। चंद पॉलिटिशियंस को ये पकड़ते हैं, पर्टिकुलरली ये जजमेंट आने के बाद कि अपोजिशन के जो उनसे ज़्यादा लीडर्स हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जब उनको पकड़ के टीवी पे हम वो ऑप्टिक्स देखते हैं कि जी बड़े क्लोज एंड शट केसेस हैं, बट व्हाट हैपेंस कि जब वो कोर्ट में जाते हैं, जब अदालतें उनको देखती हैं, तो उनको एक क्लीन चिट दे दी जाती है। कैसे दी जाती है? नैब एक लॉन्ड्री है। एग्जैक्टली क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन नहीं होती, एविडेंस की कलेक्शन नहीं होती, और अब ये ज़मीन में वो जो 5 सवालनामे उन्होंने दिए हैं, उन सवालनामों में क्या पूछ रहे हैं? सिंपल सी बात है कि जी आप बताइए आपने कहाँ से ये ली, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ली। दुनिया को पता है कि जाती उम्रा की केसेस में जो अलॉटमेंट्स हुई हुई हैं, जो दीवारें बनी हुई हैं, तो लग ऐसे रहा है कि ये वो जो एहतिसाब का ट्रू अमल है या इरेडिकेशन ऑफ करप्शन से ज़्यादा वही बात जो अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने लिखी कि नैब अपनी उस पुरानी रविश पे, वो आर्म ट्विस्टिंग वाली पे, या वो किसी तरीके से आपने नैब यहाँ गेन क्या कर रहा है? देखिए, नैब किसके लिए कर रहा है? नैब जो शुरू से बना किसके लिए करता था? अब बात यह है कि मौजूदा हुकूमत को इसका नुकसान हो रहा है। इमरान खान साहब को इसका इसलिए नुकसान हो रहा है। क्या मौजूदा हुकूमत की परवाह करता है नैब? कि नैब का अपना ही कोई जहन है? नैब का तो मैं समझती हूँ अपना ही जहन है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो एहतसाब का नारा लेके आई थी, उसको नैब ने बहुत हद तक ज़िक पहुँचाया, नुकसान पहुँचाया, और अवाम ने एक नैब को ये समझ लिया कि ये एहतसाब एक मजाक है। अब आप चाहे आसिफ जरदारी का चार्ज फ्रेम करवा लें, मरियम बीबी को नैब बुला लें, अवाम कहती है ये मजाक होगा, हमें अवाम कहती है मजाक होगा। Exactly. जनरल एजाज एवान साहब, आपको क्या समझ आई है कि नैब जो है वो मरियम नवाज साहिबा पे हाथ डालना चाह रहा है या उनकी मदद कर रहा है सियासी तौर पे? मोहित साहब, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। जिस तरह इरशाद आरिफ साहब ने कहा है, ये तो कहना मुश्किल है कि नैब किसके लिए क्या कर रहा है, लेकिन नैब को अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, अपने इमेज को और ओवरऑल जो एक करप्शन के खिलाफ ड्राइव थी, यकीनन उसको नुकसान पहुंचा रहा है। और आज तक कोई भी ऐसा केस, कोई ऐसा बड़ा केस जो बड़े पॉलिटिशियंस का हो या बड़े लैंड ग्रैबर्स का हो या किसका, उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी। आज जो ड्रामा हुआ, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और नैब का अपना, कि क्या तमाशा हो रहा है। ये
अगर उनको ये पता था, और अब जिस तरह मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन और उनके साथ जो दूसरे मिनिस्टर लॉ बैठे थे, वो जो बात कर रहे हैं कि 25,000 दिया गया और 1 लाख रुपया दिया गया, अगर ये इंफॉर्मेशन उनके पास पहले थी तो उन्होंने एज अ गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाया इस हुल्लड़बाजी को और इस ड्रामे को रोकने से पहले? तो हो जाने के बाद सियासी बयानात देना और उससे पॉलिटिकल माइलेज ड्रॉ करना मरियम नवाज का भी राइट है, शी इज़ राइट इन डूइंग सो, कि जी जो तमाशा आज हुआ ये एक महज सियासी खिलवाड़ था। और ये जो दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि अब वो 25,000 दिया और लाख रुपए स्क्रीन तोड़ने का था। तो मरियम नवाज साहिबा कितना फायदा उठाया, चूंकि जो आप भी नील आप भी इरशाद आरिफ साहब से मुझे इत्तेफाक करते नजर आते हैं कि देखिए शाम तक ये इशू, अच्छा, इट विल डाई डाउन बाय टुडे। अच्छा, इरशाद आरिफ साहब, आपको लगता है कि ये इशू जो है ये आज ही ख़त्म हो जाएगा और कल इस पे मजीद जो है इस पे बिल्डअप नहीं हो पाएगा? अब नहीं, मुस्लिम लीग नून तो कोशिश करेगी इसको बिल्डअप करने की, और ये तासुर दें कि देखें 2-3 चीज़ें आज वाज़ेह हुई जो जिसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ। एक तो ये कि पुलिस की इस डेमोन्स्ट्रेशन को या इस जुलूस को रोकने की, और कम अज़ कम वो इस हंगामा आराई को रोकने की कोई स्ट्रेटजी बना सकती थी जो उसने बनाई। मसलन 92 न्यूज़ ने ये दिखा दिया कि जाती उम्रा से जब गाड़ियां रवाना हो रही हैं तो पत्थरों के 10 या 9 बंडल जो हैं वो रखे हुए हैं गाड़ियों में, उस वक्त हटा दिए गए। लेकिन वो एजेंसियाँ जो शॉपर्स जो थे वो गाड़ियां रवाना हुई, और जब नैब ऑफिस पहुंची तो वही शॉपर मौजूद थे, किसी दूसरी गाड़ी में मुंतकिल कर दिए गए थे और वो इस्तेमाल हो रहे थे। वो पत्थर सारे के सारे नैब के दफ्तर पर, पुलिस पर पथराव के लिए, या जिस तरह आरिफ साहब आप खुद ही जिक्र कर रहे हैं कि गाड़ियों में, शॉपर्स में पत्थर लाए गए। मेरा सवाल ये है कि आप ये भी कहते हैं कि आज के दिन का मरियम नवाज साहिबा को बहुत फ़ायदा हो गया। फ़ायदे की असम्पशन क्या है कि उन्होंने हिम्मत दिखाई है, जुर्रत दिखाई है, पुलिस से फंडा किया है, या फ़ायदे की सेंस ये है कि लोग ये समझ नहीं सकते कि पत्थर उनके लोगों ने खुद मारे हैं? देखिए ना, उन्हीं के वर्कर्स अगर पत्थर लाए हैं, जैसा कि टेलीविज़न के कैमरास ने रिकॉर्ड कर लिया है, उन्हीं के लोग पत्थर लाए हैं, उन्होंने ही पत्थर मारे हैं, उन्होंने ही बलवा किया है, क्या ये चीज़ लोग समझ नहीं पाएंगे? देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि ये पत्थर, उनकी तो स्ट्रेटजी होगी ये कि हंगामा आराई हो और वो पेश ना हो सकें। इस स्ट्रेटजी को नाकाम करना हुकूमत की, पुलिस की, एजेंसियों की ज़िम्मेदारी थी, जिसमें वो नाकाम रहीं। अगर स्ट्रेटजी मरियम नवाज़ की ये थी कि पथराव हो, वो पेशी ना हो सके और उनका इमेज ये बढ़े कि जनाब उनको नैब के दफ्तर में बुलाना कोई आसान नहीं है, बुला के सवाल जवाब करना आसान नहीं है, तो वो स्ट्रेटजी उनकी कामयाब रही। एक तो ये तासुर उभरा। दूसरा ये है कि अगर वो पत्थर लेके चल रही हैं, मीडिया दिखा रहा है, और आखिर में आखिरी नतीजे में यानी इसका मेन पॉइंट ये है कि वो कह रही हैं, आप कह रहे हैं कि वो ये साबित करना चाहती थी कि वो इतनी बड़ी लीडर हैं, इतनी कदावर शख्सियत हैं, इतनी मकबूल हैं कि उनको नैब के दफ्तर में नहीं बुलाया जा सकता। ये पॉइंट नैब के दफ्तर में बुला के सवाल जवाब भी नहीं हो सकते। उनके कारकुन जो हैं लाहौर में, इतने कारकुन ज़रूर हैं कि वो पुलिस की सारी रुकावटें तोड़ के नैब के ऑफिस के बाहर जाके वो रोक सकते हैं उस पेशी को। ये एक तासुर उभरा। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पथराव हुकूमत के बकौल, और मीडिया भी यही दिखा रहा था, कारकुनों ने किया, उसको एक्सप्लॉइट किया है मरियम नवाज साहिबा ने कि नहीं पथराव मुझ पर हुआ है, और वो 1.5-2 घंटे मीडिया पर छाई रहीं। तो ये एक सियासतदान की यही कामयाबी हो सकती है। इससे ज़्यादा क्या है कि आप उसको जुलूस भी निकले, वो पुरतशद्दुद भी हो, और आप उसको रोक ना सकें, वो पेशी पर बुलाएं, वो पेश ना हो सकें। और आप यानी अब जब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सारा कुछ मरियम नवाज साहिबा ने किया, लाकानूनियत फैलाई, ज़ाहिर बात है हंगामा आराई की, तो आपने उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कर ली? वो आराम से घर पहुंच गई। तो इसका मतलब ये है कि ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, और यही किसी सियासतदान की कामयाबी होती है कि वो साबित करे। मुझे ब्रेक लेने दीजिए। यकीनी तौर पर नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के डायनामिक्स, पाकिस्तानी सियासत के असूल कवानीन अपने हैं। अगर दुनिया के किसी और मुल्क में ही हुआ होता, शायद भारत में भी हुआ होता, तो वहाँ तासर यही होता कि अगर एक पार्टी का लीडर जो है अपनी गाड़ी में पत्थर लेकर आया है साथ,
तो फिर उसी का जो है केस ख़राब होना था। लेकिन पाकिस्तान की सियासत, ख़ास करके पंजाब की सियासत का कुछ मिजाज इस किस्म का है कि यहाँ गालिबन ये चीज़ एक बहादुरी के तौर पे देखी जा रही है कि वर्कर्स आए, उन्होंने पथराव किया, उन्होंने नैब की प्रोसीडिंग नहीं होने दी। किस हद तक मरीम नवाज़ साहिबा इस बहादुरी के ऊपर कैपिटलाइज कर पाएंगी, इस पर मज़ीद बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले आपने सुना कि इरशाद अहमद आरिफ साहब का ये ख्याल है कि आज का दिन होना तो चाहिए था नैब का, कि नैब ने बुलाया था मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को, जबकि मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि उनके नाम तो बाहर क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक सरकारी ज़मीन को एग्रीकल्चर मकासद के लिए पहले हासिल किया गया, एग्रीकल्चर यूज़ के लिए हासिल किया गया, फिर उसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लिया। कुछ इस किस्म का नैब का केस था। लेकिन मैदान जो है वो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने मार लिया, जिनके बारे में टेलीविज़न कैमरे दिखाते हैं कि वो उनके अपने ही वर्कर जो हैं वो गाड़ियों में प्लास्टिक के शॉपिंग बैग में पत्थर भर के लाए थे। तो किस हद तक मरीम नवाज़ साहिबा को फ़ायदा हो चुका है, इसी से बात को आगे बढ़ाते हैं। ये कितना फ़ायदा हुआ है? ये तो वैसे कि हिंदुस्तान में भी होता तो कोई ज़्यादा फ़ायदा ना होता इस किस्म की हरकत से। डॉक्टर साहब, हम तो पहले देखते थे कि ऐसे प्लास्टिक के शॉपर्स में वो कीमे वाले नान वगैरह तो ये लेके आते हुए हमें नज़र आ जाते थे, लेकिन अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट इस वक्त वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके चंद कारिंदे प्लास्टिक के एक शॉपर्स में अगर बैग ला के एजिटेशन करना चाहते हैं तो आप लेवल ऑफ पॉलिटिकल वो मेच्योरिटी देख लें कि हम किस किस्म शाह साहब कह रहे हैं कि फ़ायदा हुआ उनको बहुत। देखिए हम किस किस्म की सियासत कर रहे हैं कि क्या हमारे कारिंदे अब प्लास्टिक के थैलों में वो कंकरियां ला के वो इस किस्म की पॉलिटिकल एजिटेशन करेंगे? मरियम बीबी डोरमेंट हुई थी, खामोश थी, क्या वो ये प्लेटफॉर्म ढूंढेंगी कि अपनी गाड़ी पे एक पत्थर लग जाए अगर, तो उससे वो बड़ी ऊपर चली जाएंगी? आपने अगर वो जख्मी हो जाती अगर तो केस तो बड़ा बनना था। अगर से तो बहुत सी चीज़ें थी। बात यह है कि इस किस्म से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अगर करेंगी तो उन्हें गेन क्या होगा? गेन अगर आप देख लें, जिस दिन से मरियम बीबी और नवाज शरीफ लंदन से आए हैं, वो जो शहबाज शरीफ उनको लेने जा रहा था और लाहौर में वर्कर्स इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे मुस्लिम लीग नून के, उसी कॉन्सेप्ट को लेके अब लोगों को क्लियर हो रहा है कि अगर आपने प्लास्टिक के बैगों में ला के लाहौर की सड़कों पे नून लीग ने सियासत करनी है तो फिर इससे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ गेन की बजाय इन्हें नुकसान होगा और ये PMLN को अल्टीमेटली नुकसान ये आपको कोई इंटेलिजेंट प्लॉट लग रहा है कि गाड़ियों में पत्थर लेके आए, पथराव करें, फिर कहें कि मेरा सर फाड़ने की कोशिश की है? आपको कैसा लग रहा है कि ये कामयाब प्लॉट है? मेरे ख्याल में एक एब्सर्ड सी चीज़ है, और इतने आदमियों को ले आना, उनके अपनी फैक्ट्रीज के और पर्सनल मुलाजमीन और हॉस्पिटल के मुलाजमीन भी इतने हैं कि 1000-1500 आदमी साथ ले आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हथकंडे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ये जो अभी बिल्कुल बैरिस्टर साहब राजा आमिर साहब बात कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? अदालत में आने का ये तरीका होता है कि आप पत्थर साथ लें और फिर उसको पथराव कर दें। लेकिन हमारा, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अदालती निज़ाम और सियासत इसी नौइयत की है कि जिसमें इस तरह के तमाशे किए जाते हैं। ये टेक्निकल चीज़ है, इसकी लाइफ 24 घंटे से 72 घंटे होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। उन्होंने अपने इमेज को यकीनन ख़राब किया है। और जो बाशऊर लोग हैं वो देख रहे हैं कि अदालत में आने का तरीका ये नहीं होता। अगर वो बावकार तरीके से आएँ और लगे हुए इल्ज़ामात का जवाब दें तो वो ज़्यादा उनके लिए माइलेज, उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे निज़ाम में भी इतनी पेचीदगियाँ हैं कि न एवन फील्ड के आज तक किसी को कोई एविडेंस मिली या उस पर कोई दो टोक फैसला हमारे अदालती निज़ाम दे सका, न भी इतने बड़े केसेस बनाकर, जो दर्जनों केसेस बनाए हुए हैं, उनको किसी हतमी अंजाम तक ले जा सका। तो एक तमाशा है और एक खेल है जो हो रहा है। दिलचस्प बात यह है, ओवरऑल मेरे ख्याल में मुझे छोटा कर, लेकिन ठीक, दिलचस्प बात यह है जो जल्द साहब कहना भूल गए कि नवाज शरीफ साहब उन्हीं अपार्टमेंट्स में रिहाइश पजीर हैं जिन अपार्टमेंट्स का मुकदमा पाकिस्तान में इतनी देर से चल रहा है और उसका फैसला नहीं हो पा रहा कि उनकी ओनरशिप जो है वो किसके पास है। बहरहाल इरशाद अहमद आरिफ साहब, आपको क्यों लगता है कि इस पूरी कार्रवाई से ये जो प्लॉट या ड्रामा था, ये तो खासा कमज़ोर सा प्लॉट लगता है कि अपनी गाड़ियों में पत्थर लेके आए, टेलीविज़न के कैमरों में नज़र भी आ जाए। आपको क्यों लग रहा है कि उन्होंने मैदान मार लिया है, कोई बहुत बड़ी सियासी कामयाबी उनको हो गई? पाकिस्तान में डॉक्टर साहब सियासत जो है वो
महाज आराई, मार कुटाई, धक्म पहल और हुल्लड़बाजी की सियासत ही कामयाब रही है। यही काम भुट्टो साहब करते थे, यही बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो किया करती थी, यही मियां नवाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में होते थे करते थे, यही इमरान खान साहब करते रहे हैं। पाकिस्तान में जो फिल्मों के हीरो हैं वो भी सुल्तान राही और इस तरह के लोग होते हैं जो मार धाड़ करते हैं, जो कानून शिकनी करते हैं, वो सियासी कारकुनों को भाते हैं। जो मियां शहबाज शरीफ पर एतराज़ क्या है मुस्लिम लीग के कारकुन का या उनके मुखालिफिन ताना क्या देते हैं कि ये वो मुफाहमत की सियासत करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ कानून की पाबंदी करना, कानून के दायरे में सियासत करना कोई मायूब बात समझी जाती है, उसको पसंद नहीं किया जाता। मैं इस पस मंज़र में कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने कारकुन को एक्टिवेट कर दिया है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है राजा साहब। बुनियादी तौर पे जी राजा साहब, इरशाद अहमद आरिफ साहब की दलील ये है, वो ये कहते हैं कि ये एक अंडर डेवलप्ड किस्म का मास्टर और पॉलिटिक्स है। यहाँ पर नारे मारना, पथराव करना, डंडा सोटे की जो सियासत है वही कामयाब होती है। एग्जांपल्स भी उन्होंने दे दिए। सो बुनियादी तौर पे मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजाइजेशन ये की है कि उन्होंने दिखाया है कि शहबाज शरीफ वगैरह जो सियासत कर रहे हैं उसमें दम नहीं है। उन्होंने बहादुर बन के, जुर्रतमंद बन के, दलेर बन के, जिसे कहते हैं ना कि दी ओनली वो मैन इन द क्राउड, वो बन के उन्होंने दिखाया और शहबाज शरीफ साहब की सियासत पर हकीकत उन्होंने हमला किया। उन्होंने PMLN के वर्कर्स की सियासत हो रही है। देखिए, इसका आपसे हमारे से ताल्लुक ही कोई नहीं। ये अंदरूनी उनकी पॉलिटिक्स है। अंदरूनी पॉलिटिक्स तो बड़ी क्लियर हो गई है कि जनाब शहबाज शरीफ, आज बाकी लोग तो इनके साथ थे, तमाम इनकी लीडरशिप काफ़ी थी, लेकिन शहबाज शरीफ वॉज नॉट देयर। उसकी अपनी भतीजी नैब जा रही थी, तो जब शहबाज शरीफ जाते हैं नैब में तो वो कभी इस किस्म के लोगों को लेके, क्राउड को लेके नहीं जाते। इवन मरियम बीबी या नवाज शरीफ जब पहले जाते थे नैब की अदालत में या जब अपनी पेशियां भुगतते तो थे, ये शहबाज शरीफ के ऊपर हमला है तो नहीं शहबाज शरीफ, इमरान खान पे हमला है, शहबाज शरीफ ये उन्होंने, मैं समझता हूँ अपनी पॉलिटिक्स पे और PMLN पे हमला किया है कि इसका अल्टीमेट नुकसान PMLN को होगा। बाइफिकेशन तो है ही। आप फिर इरशाद आरिफ से एग्री नहीं कर रहे। इरशाद आरिफ साहब ने जो बात की कि एग्रेसिव सियासत है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी करती थी या भुट्टो साहब करते थे, वहाँ पे जेन्युइन वर्कर आता था, वो एक नजरियाती वर्कर था। भी थे ना कोई कुछ 100 नहीं, इनके पास नजरियाती वर्कर या वो जो टायर जलाने वाले या वो जो कोड़े खाने वाले वो नहीं, कॉर्पोरेट वर्कर हैं जो फैक्ट्रियों से आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे और सिस्टम है। आप किसी भी नहीं, ये जो फैजुल हसन चौहान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि इतने हजार रुपए थे पत्थर मारने वालों की, इस पे आपका क्या ख्याल? देखिए, ये तो अगर आपके इल्म में था तो वो पत्थर मारने वाले कम से कम आप वो जो पुलिस वाले एक उठाते हैं वो चादर सी, वो ही उठा लेते कि जब हम प्रिपेयर होके जा रहे हैं वो शील्ड होती है कि पत्थर आएंगे लिफाफों में तो उसको रोकेंगे। आपका पिछला पेरेंट डिपार्टमेंट आप ये बताते हैं कि इसमें इसकी कितनी मिली भगत है, बिकॉज जब इनसे साबित तो कुछ होता नहीं है। इन्होंने क्या ये ऐसा तो नहीं है? मुझसे तो इन्होंने ये भी हो सकता है कि नैब ने बुलाए इसलिए कि उनको मौका मिले, उनके पास इशू नहीं था, इशूलेस थी। अब मरियम बीबी को अगर आ गई थी, आई थिंक उन्होंने 1.5-2 घंटे उनको बाहर गेट पे खड़ा किया है। तो आप इतनी अगर वो लीडर हैं तो उनको किस लिए इतना गेट पे रोकते हैं? आप उनसे ये फ़ौरन अंदर ले जाइए और इंतज़ाम करें। तो नैब की तरफ से भी मिसहैंडल है, जो गवर्नमेंट ने किया। मिसहैंडल है, ये नैब की प्लानिंग थी कि मोहतरमा को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि मोहतरमा आके छक्का मारे उसको। देखिए, अब फिर नैब की अगर ये प्लानिंग है, मोहतरमा की ये प्लानिंग है, तो फिर अगर नैब की ये प्लानिंग नहीं है तो फिर तो नैब अगली पेशन जो उनकी है। देखिए, नैब के पास बड़ा स्ट्रेट रास्ता है डॉक्टर साहब। नैब के पास ये रास्ता है कि मरियम बीबी नैब की वो हैं, एक्यूज्ड हैं, इनकी मुलजिमा हैं, इनकी कॉन्विक्ट हैं और वो बेल पे हैं। नैब के पास सबसे बड़ी रेमेडी है कि उसको सुबह हाई कोर्ट जाना चाहिए और कहें कि जो आपने कंसेशन दिया हुआ है इन्हें ज़मानत का, उसको कैंसिल कीजिए। ज़मानत में तो अगर नैब ये नहीं करता तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि नैब जो उनसे है कानूनी रास्ते की बजाय वही जो बात इस जजमेंट में आई कि ऑप्टिक्स है, आनी जानियां हैं। ऑप्टिक्स किसके फेवर में है जी? इन ऑप्टिक्स से किसको फायदा होता है? ये तो आप फिर वो नैब के जो बयानिया आता है उसमें पढ़ें। जब साहब ये नैब के ऑप्टिक्स का, नैब को सभी लोग जो है दुहाई देते हैं, ऑपोजिशन हुकूमत सभी लोग नैब के खिलाफ हो चुके हैं। नैब के ऑप्टिक्स का फायदा होता किसको है? जो मुल्जिम है फ़ायदा यकीनन उन्हीं को होता है। उनकी जितनी इनएफिशिएंसी नायब की होगी, नैब की इनएफिशिएंसी का फ़ायदा डायरेक्ट मुल्जिमान को होगा,
क्योंकि जब तक वो किसी केस को हतमी नताइज तक नहीं ले जाते, इन्वेस्टिगेटर्स ने बहुत काम किया है, बड़ी एविडेंस उन्होंने कलेक्ट की है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी से जब आप एक बात का बतंगड़ बना दें या एक तमाशा बना दें, और ये हमारी पंजाब की पुलिस हमेशा जब ऐसा करना चाहती है वो बड़े आराम से कर लेती है, और अगर वो बड़े से बड़ा क्राइसिस हैंडल करना चाहें तो भी वो कर लेते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में सियासत का ये पैटर्न बन गया। अनफॉर्चुनेटली जो अभी बात कर रहे थे इरशाद अहमद साहब, जुल्फकार अली, जो असगर खान के जलसे में जुल्फकार अली भुट्टो के दिनों में फायरिंग भी हुई और पानी छोड़ के उसमें करंट भी छोड़ा गया। इधर मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा। इसी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कराया, उस तरह की सियासत भी हमने देखी। और बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो मरहुमा पर लाठीचार्ज भी इसी पुलिस ने किया। तो इस तरह के तमाशे ये पुलिस जब करना चाहे कर लेती है, जब बात को बढ़ावा देना चाहे या अच्छे बने बनाए केस को खराब करना चाहे तो भी वो ऐसा ड्रामा कर लेते हैं। तो ये सारा एक खेल जो है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी ऑफ पंजाब गवर्नमेंट और नैब की इनएफिशिएंसी ऑफ हैंडलिंग द केसेस है, और इसका फायदा मुल्जिमान को हो रहा है, किसी और अदारे को नहीं हो रहा। बल्कि जो एहतसाब का इमेज है, जो अदारे का इमेज है, वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और उससे लोग नाउमीद होते जा रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन को थोड़ा सा आपके लिए सबब कर दूं कि हर प्रोग्राम के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब जो है उसकी जो पॉलिटिकल स्पेस और सपोर्ट है पाकिस्तान में, ना तो हुकूमत उसे डिफेंड कर पा रही है, ना मीडिया उसके इक़दामात को डिफेंड कर पा रहा है। अपोजिशन तो पहले ही उसके खिलाफ थी, अदालतें भी मुसलसल अपने फैसले नैब के खिलाफ लिख रही हैं। गुज़श्ता 24 या 48 घंटे में ह्यूमन राइट वॉच ने भी एक स्केथिंग रिपोर्ट निकाली नैब के खिलाफ। नैब ने उसका जवाब भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नैब को ये कवानीन जो है गिरफ्तार करने के छोड़ देने चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसकी पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, क्या नैब अब कोई मकसद सर्व भी कर रहा है? या नैब अपने आप को कैसे कंटिन्यू करेगा? या तो नैब अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए अपने आप को फ़ाल साबित करेगा, कुछ करके दिखाएगा। अगर नैब अगले चंद दिनों में, हफ्तों में अपने आप को फ़ाल बना के दिखा नहीं पाएगा तो मुझे कम से कम ये शक है कि नैब का जो ग़िज़ा दौर है, उसका जो कॉज फॉर एग्जिस्टेंस है, वो तकरीबन जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का क्या होगा। जो मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी थी जो नहीं हो पा रही है, आज फिर कहा मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने कि ज़रूर होगी एक कॉन्फ्रेंस, उन्होंने इस तरफ इशारा दिया। तो क्या होगा इसका, इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन पहले कमेंट में कर दूं आज की सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे। मुझे नहीं लगता नाज़रीन, मेरी छठी हिस्स जो है, मेरी जो सिक्स सेंस है पॉलिटिकल, वो मुझे कहती है कि आज का वाक़या जो है वो आज रात को ही ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पॉलिटिकल बिल्डअप जो है वो नहीं हो पाएगा। अगर टेलीविज़न के कैमरों की आंख ने वो गाड़ियाँ कैप्चर ना की होती जिसमें प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स में पत्थर लाए गए थे, तो फिर शायद मामला मुख्तलिफ होता। फिर शायद यहाँ पर एक कहानी बन सकती, यहाँ पर एक हमदर्दी जनरेट हो सकती। अगर यहाँ पे कोई ज़ख्मी भी हो जाता फिर भी शायद कोई यहाँ पे केस बन सकता। लेकिन ये तो ऐसा लगता है कि नैब ने किसी मसलहत की वजह से एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है जिसको कि फ़ायदा उठाया गया, लेकिन वो भरपूर फ़ायदा हासिल नहीं हो सका है। नैब के मुस्तकबिल के हवाले से अलबत्ता सवालात जो हैं वो गहरे होते चले जा रहे हैं। इस मौके पे मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा ये देख लें इस सेक्शन में कि जिस मल्टी पार्टी या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात की गई थी, जिसके बारे में पीपीपी, पीएमएलएन और मौलाना फजल रहमान के दरमियान में ईद उल अज़हा से पहले बहुत ही एक अज़म पाया जाता था कि कॉन्फ्रेंस होगी, इस कॉन्फ्रेंस में स्ट्रैटेजी तय होगी, लाहे अमल बनेगा हुकूमत को गिराने का, कि हुकूमत को असम्बलियों में गिराया जाए, असम्बलियों से बाहर गिराया जाए, सड़क से गिराया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। वो चीज़ हमें फिज़ल आउट होते नज़र आती है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसकी वजह है, यहीं से हम बात का आगाज़ करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, क्या वजह है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होते नज़र नहीं आ रही? देखिए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी जो चीज़ की कमी है डॉक्टर साहब, वो है कि उसके पास एजेंडा नहीं है। एजेंडे के लिए जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि आवाम की बैकिंग हो आपके पास, कि कल को अगर आपने आवाम को सड़कों पे निकालना है, अगर आपने हुकूमत के ख़िलाफ़ एजिटेशन करनी है, तो फिर लिफाफों में पत्थर ला के ये वाली आवाम आपको नहीं चाहिए होगी। और आवाम को मोटिवेट करने के लिए आपने कहना है कि जी इस मुल्क में कोई इकॉनमी का इशू है, गैस का इशू है, महंगाई का इशू है। लेकिन जब आपने आके कहना है कि आज जाती उम्रा की ज़मीनों का इशू है, आज वो चार्ज फ्रेम हो रहा है, इशू नहीं है जरदारी के, एजेंडा नहीं, एजेंडा इनके आपस में फूट है। देखिए, अब फूट ऐसे है कि पीपल्स पार्टी
एक तरफ कहती है कि बिलावल साहब कुछ और कहते हैं, जरदारी कहता है कि गवर्नमेंट को ख़त्म करो, बिलावल कभी कहता है 5 साल चलेगी, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं 5 साल चलेगी, मरियम बीबी कहती हैं कि नहीं इसको अभी टॉपल करना है, फजलुर रहमान साहब वो कहते हैं कि जनाब हुकूमत और इन दोनों बड़े अपोजिशन की बड़ी जो पार्टीज़ हैं उनसे मैं खफा इसलिए हूँ कि जी फैटिफ का अब आप अगर फैटिफ को यही रुक जाए इरशाद अहमद आरिफ साहब, यही रुक जाए इशू को इरशाद अहमद आरिफ साहब, अब जो ये डिसरप्शन हुई है, जो प्रोसेस रुक गया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का, वो बज़ाहिरन मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो थे इन्होंने फैटिफ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिए जो कानूनी हुकूमत ला रही थी उस पर चूँकि इन्होंने हुकूमत को सपोर्ट करते हुए वोट डाला है उस कानून के लिए, इसलिए वो नाराज़ हो गए हैं, इसलिए उनको इन पे एतमाद नहीं है। लेकिन मेरा इरशाद अहमद आरिफ साहब आपसे सवाल ये है कि मौलाना की बात में मुझे वज़न इसलिए नहीं लगता कि फैटफ की लेजिस्लेशन तो दोनों बड़ी सियासी जमातों को नेशनल इंटरेस्ट में, स्टेट इंटरेस्ट में करनी ही थी। पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात को, PMLN जैसे साइज़ की जमात को कैसे मुमकिन था कि वो कहते हैं कि हम फैटफ की लेजिस्लेशन में, जबकि उनको बताया जा रहा था कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है, वो उससे कैसे भला पीछे हट सकते थे। तो मौलाना इशू पैदा कर रहे हैं, मौलाना क्या वजह, आपको क्या समझ आती है कि मौलाना एक कमज़ोर इशू क्यों पैदा कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, असल में मुस्लिम जो अपोजिशन है इस वक्त 2 मसाइल का शिकार है। एक तो उसके पास एजेंडा नहीं है पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को सड़कों पर लाने के लिए या कोई भी और एक्शन करने के लिए जो वो चाहती हैं इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ। लेकिन उससे भी ज़्यादा मसला है उनकी बेएतमादी आपस की जो है। मौलाना फजलुर रहमान इसको तो इशू बना रहे हैं, बेसिकली उन्हें गुस्सा है पिछले साल धरने में जो उनके साथ हाथ किया दोनों बड़ी जमातों ने, जिस तरह धोखा दिया और मौलाना फजलुर रहमान को उकसा के सड़कों पर ला के तनहा छोड़ दिया। पिछले साल का गुस्सा अब क्यों? वो गुस्सा अभी तक चल रहा है, अब उन्हें एक नया इशू मिल रहा है। मीटिंग हुई, बिलावल से मीटिंग हुई, शहबाज शरीफ से मीटिंग हुई, बिलावल से मीटिंग हुई, शहबाज शरीफ से मीटिंग हुई, लेकिन उस मीटिंग के से मुलाकात की, बिलावल से मुलाकात की, उस मुलाकातों में उन मुलाकातों में इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो सका। ये मुलाकातें मैंने पहले भी कहा था कि ये APC अगर हुई भी तो सिर्फ एतमाद साजी के लिए होगी कि सिर्फ अपोजिशन ये दिखा सके कि हम इकट्ठे हो चुके हैं, इससे ज़्यादा इसका मकसद नहीं होगा। इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान का जो एजेंडा है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, वो ना मुस्लिम लीग नून का है और मुस्लिम लीग नून के बड़े सेक्शन का जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और ना ही पीपल्स पार्टी का है। देखें, मौलाना फजलुर रहमान के पास इस वक्त गंवाने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। उनके चंद मेंबर हैं, वो असम्बली में बैठे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, अल्लाह खैर सलाह। वो कहते हैं कि जी कल से पहले जब मैं इरशाद अहमद आरिफ साहब, जब कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी होती थी तारीखी तौर पर, मौलाना इरशाद आरिफ साहब देखें, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों की कमर टूट रही है, डॉलर 169-170 पे चला गया है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोग बेरोज़गार बैठे हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो फ्रस्ट्रेशन तो बहुत ज़्यादा है। आप ये क्यों कहते हैं कि अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं? सर, एक तो ये है कि ये महंगाई जो है, इसको आप ज़रा इस नुक्ता नज़र से देखें कि ये महंगाई किसका इशू है। ये शहर की उस क्लास का बहुत बड़ा इशू है जिसको आप लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास कहते हैं। ये महंगाई उसका इशू है। ये आम आदमी का, मसलन ये जो ज़री शोबे से लोग हैं, 70% लोग जो देहातों में बसते हैं, उनका क्या इशू है? क्या उनको मजदूरी नहीं मिल रही अगर वो काम करना चाहते हैं? देहात से कब चलती हैं इरशाद आरिफ साहब? मूवमेंट्स तो शहरों से ही चलती हैं। अच्छा, शहरों में अर्बन एरिया से चलती हैं। शहरों में आ जाता हूँ, शहरों में मैं आ जाता हूँ। शहरों में भी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि पहले कोई बहुत दूध शहद की नहरें बह रही थी और अब उसमें कमी वाक़ हो रही है। और उसकी इमरान खान साहब जो हैं, उनको कोरोना ने बहुत फ़ायदा ये पहुंचाया है कि अब वो बहुत सारी चीज़ें जो उनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ना होने की वजह से पैदा हो गई थी, वो कोरोना पे चली गई हैं। और लोग मानते हैं कि जी कोरोना इतनी बड़ी एक आफत आई है, वबा आई है, अमेरिका ने ला के रख दिया है, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है महंगाई। एक चीज़ इसका वजह ये है कि अब आवाम को इस लीडरशिप पे एतमाद ही नहीं जो उन्हें रोडों पे लाना चाहते हैं। अपोजिशन पे एतमाद नहीं। इस अपोजिशन की जो लीडरशिप है, ना जरदारी साहब पे एतमाद रहा,
ना नवाज शरीफ पे एतमाद रहा, क्योंकि अवाम समझ चुकी है कि ये लीडरशिप, तो ऑपोजिशन को नए लीडर चाहिए जिन पे वो ट्रस्ट कर सके अवाम। लीडरशिप चाहिए। जल साहब क्या बात है, मतलब मसाइल तो बहुत है लेकिन ऑपोजिशन निकाल नहीं पाती लोगों को सड़कों पे। डॉक्टर मोईद, लोग डिसइल्यूजन हैं इस लीडरशिप से, बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी जो 12 साल से एक सूबे पे हुकूमत कर रही है, क्या वो कराची से लोगों को मोबिलाइज करने का मॉरल राइट रखती है? क्या वो उनको इस पोजीशन में है कि कराची के लोगों को फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ उकसा सके, या इवन अर्बन सिंध से लोगों को बाहर मोबिलाइज कर सके, जो इस वक्त उनकी हालत हो रही है? तो उनकी इनएफिशिएंसी इज राइटिंग ऑन द वॉल। एक बात, जरदारी साहब इतने सेहतमंद और तंदुरुस्त नहीं हैं, और बिलावल वो सलाहियत ही नहीं रखते कि वो इस बड़ी पार्टी को लीड कर सकें। वो एक जस्ट अ फेस है जिसको लेके वो भुट्टो के नाम की वजह से लोग चल रहे हैं, वरना उनकी पार्टी रिस्ट्रिक्ट होकर रूरल एरिया तक रह गई है, और रूरल एरिया में भी हालात इस वक्त ऐसे हैं कि वो सिंध तक से लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकते। बाकी 3 प्रोविंसेस में उनकी कोई पजीराई होने वाली नहीं है। जहां दूसरी बड़ी माना के पीएमएलएन के और पीपीपी के पास, माना के पीपीपी पीएमएलएन के पास ऐसी लीडरशिप नहीं है, ऐसे फेसेस नहीं है, आवाम उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। क्या आपको ये खतरा महसूस होता है कि कोई तीसरी ताकत भी सड़क से उभर सकती है जो हुकूमत के मसाइल का फायदा उठाए, महंगाई का, अनएम्प्लॉयमेंट का? फिलहाल ऐसे कोई ताकत नहीं है। ये जो छोटी पार्टियां हैं वो जिलों तक महदूद हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक महदूद हैं, और फजलुर रहमान कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसकी कौम पजीराई करना चाहती हो। उनकी पास्ट की परफॉर्मेंस देखें, उनका मुख्तलिफ सियासी मसाइल और उन चीज़ों पर उनके विजन देखें, और आज तक जो वो सियासी किरदार अदा करते रहे हैं, जोड़ तोड़ के अलावा वो कोई बड़ी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। हाँ, उनके पास मदरसा की स्ट्रीट पार है, जब बड़ी पार्टियों को चाहिए हो तो वो उनको ले आते हैं, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पिछले साल जिस तरीके से उनको इस्तेमाल किया गया वो आप उनसे नाराज हैं और नाला हैं, क्योंकि उनको आवाम खुद रिजेक्ट कर चुके हैं। तो वो कोई ऐसी मुतासर कुन शख्सियत नहीं है फजलुर रहमान साहब जिनके पीछे कौम निकलने के लिए तैयार हो। अगर कोई मुश्किल पैदा हुई तो अपनी मिस गवर्नेंस की वजह से पीटीआई खुद अपनी मुश्किलात में इजाफा करेगी। इनको अपोजिशन से कोई डर नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा, इरशाद अहमद, इरशाद आरिफ साहब, आपसे आखिरी क्वेश्चन ये बनता है कि कहते हैं कि आर्गूमेंट को जब उस पर हैमरिंग करें तो वो आर्गूमेंट थोड़ा बेहतर हो जाता है। अब आर्गूमेंट ये बन रहा है कि मसाइल ज़रूर हैं, अवाम परेशान भी हैं, महंगाई भी है, गुर्बत भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन जो लीडरशिप अपोजिशन की लोगों को उकसाने की कोशिश करती है उसके ऊपर अब किसी को ट्रस्ट नहीं है, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि ये को डिलीवर कर सकते हैं। डू यू बाय दिस? दोनों चीज़ें हैं सर, इसमें उन पर ट्रस्ट भी नहीं है, और इमरान खान के हवाले से कौम के अंदर इतनी मायूसी नहीं पैदा हुई, इस कदर मायूसी नहीं है कि वो इमरान खान को से मायूस हो के बिलावल को लीडर मान ले, या मरीम नवाज़ के लब्बैक कहना शुरू कर दे, या शहबाज शरीफ के पीछे चलना शुरू कर दे, या मौलाना फजलुर रहमान के पीछे चल दे। क्योंकि लोगों को अभी भी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई। लोग ये समझते हैं कि 2 साल जो हैं मुश्किल ज़रूर हुए हैं, आवाम के लिए मसाइल बढ़े हैं, लेकिन इसकी वजह माजी की करप्शन भी है, अदम तामुन जो ब्यूरोक्रेसी का है मौजूदा हुकूमत को वो भी है, और कुछ और मसाइल भी हैं। तो वो मायूसी की वो सतह नहीं है। वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आपने हमारी ये बहस देखी, आपने हमारी बहस देखी, वक्त हमारा ख़त्म हो गया। मेरे तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया। बात ये निकली कि आवाम के मसाइल भी हैं, गुर्बत भी है, महंगाई भी है, लेकिन जो अपोजिशन की लीडरशिप है उसके ऊपर भी आवाम को आज कोई ट्रस्ट नहीं है। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।